ओके, बस बहुत चालू होगी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्लास आरंभ करते हैं। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पर। जल्दी सब लोग आ जाइए, आज सैटरडे है और करंट अफेयर का पार्ट पढ़ेंगे आज अपन सब बच्चे। आकाश कुशवाहा, हाय बेटा, हाय, हेलो, गुड इवनिंग बेटा। प्रशांत, भूपेंद्र, राहुल, जल्दी सब लोग आ जाइए बेटा, क्लास आरंभ करते हैं। आज करंट इवेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। वर्तमान प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौर में करंट अफेयर का पार्ट लगातार बढ़ रहा है। अभी कल भी जो आईबी का पेपर हुआ था उसमें भी करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग भी ध्यान दें करंट अफेयर्स पर। चलिए सब लोग आ गए बेटा, तो सबसे पहले क्या करना है, लाइक करें बेटा वीडियो को, फिर आरंभ करते हैं। अब मैं भी सीख रहा हूँ धीमे धीमे बोलना लाइक करने का, है ना। अभी तो मुझे केवल पढ़ाना ही पढ़ाना आता था। हाँ, 2 बार नहीं करना, एक ही बार करना है, नहीं तो अनलाइक हो जाएगा। चलिए सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए आरंभ करते हैं। जय भारत, जय भीम भैया, सब को अभिवादन। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो कल हमने पढ़ा था वो आपको आता ही है, मैं मान लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मालाबार 2020। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रश्न ये है कि मालाबार 2020 क्या है। मालाबार 2020, ओके, मालाबार 2020 क्या है। चलिए, भारत प्लस अमेरिका और प्लस ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों का कंबाइंड संयुक्त नौसैनिक नेवी एक्सरसाइज, क्या बोलते हैं, नेवी एक्सरसाइज, नौसैनिक अभ्यास है। क्लियर कि मालाबार 2020 क्या है, तो आप बताएंगे ये 3 देशों का संयुक्त नेवी एक्सरसाइज है, संयुक्त नौसेना का अभ्यास है। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ओके बेटा, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए पहला प्रश्न ये हुआ कि मालाबार क्या है, तो 3 देशों का नेवी नौसेना का अभ्यास है। कहां पे हुआ बेटा, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में इसका प्रथम चरण हुआ था। ओके, और इसका जो द्वितीय चरण हुआ है, द्वितीय चरण उत्तरी अरब सागर में, बेटा कहां पर हुआ, उत्तरी अरब सागर में इसका द्वितीय चरण हुआ है। क्लियर। तो मालाबार 2020 क्या हुआ बेटा, ये 3 देशों का कंबाइंड नेवी एक्सरसाइज है, 3 देशों का कंबाइंड नेवी एक्सरसाइज है। क्लियर। और इसका जो पहला चरण था वो बंगाल में और दूसरा उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ है। क्लियर। ओके, तो पहला प्रश्न करंट का आपको समझ में आया कि मालाबार 2020 क्या है। चलिए दूसरा प्रश्न उठाएं बेटा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स
अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2021, इसकी रिपोर्ट आ गई है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2021। हाँ भैया, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम बेटा। अब क्लास का आनंद लीजिए। अभिवादन सभी के साथ हो गया बेटा। हाँ, अगला प्रश्न है बेटा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2021, इसका मतलब होता है आतंकवाद से प्रभावित देश। आतंकवाद से प्रभावित देश, इसकी सूची बनाई गई है कि कौन से देश आतंकवाद से प्रभावित हैं। इसको नाम दिया गया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो प्रश्न यह है कि सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है? तो पहले नंबर पर है अफगानिस्तान। ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित दुनिया का कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। और दूसरे नंबर पर इराक, और तीसरे नंबर पर नाम आया है नाइजीरिया का। नाइजीरिया, ये तीन देश सबसे ज्यादा आतंक से प्रभावित हैं। ये देश सबसे ज्यादा आतंक से प्रभावित हैं। बेटा प्रश्न क्लियर है? तो फिर सुन लीजिए एक बार प्रश्न कि दुनिया में सबसे ज्यादा आतंक से प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। ओके, और नंबर 2 पर है इराक, और नंबर 3 पर नाइजीरिया। और इस लिस्ट को नाम दिया गया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अब प्रश्न आता है कि इस लिस्ट को जारी कौन करता है? तो ध्यान रखें, आईईपी। ओके, आगे चलेंगे कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो नाम आएगा आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। चलिए, तो प्रश्न क्लियर हुआ बेटा कि आतंकवाद से प्रभावित सबसे ज्यादा देश अफगानिस्तान, दूसरा इराक और तीसरा नाइजीरिया। और इस सूचकांक को बोलते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। और इस वर्ष की जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है अफगानिस्तान। और इस रिपोर्ट को जारी करता है आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। CARAT 2020 ये क्या है? अभी हम पढ़े थे ना मालाबार, ऐसे ही ये भी जो है अभ्यास है। ये अमेरिका और बांग्लादेश इन दो देशों का नौसेना का संयुक्त अभ्यास है।
बेटा ये 3 देशों का था और ये 2 देशों का है, भारत और बांग्लादेश। अमेरिका और बांग्लादेश। ये अमेरिका और बांग्लादेश 2 देशों का कंबाइंड नेवी एक्सरसाइज है, जो कहां पे हुआ? बांग्लादेश में। जो इस बार बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश राजधानी ढाका, करेंसी टका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। हाँ, राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और पीएम है शेख हसीना। शेख हसीना यहां पे हुआ। एक प्रश्न और सुन सकते हैं यहां पे अपन। शेख हसीना इस देश की प्रधानमंत्री हैं और ये देश 1971 में बना था और 2021 में कितने साल हो रहे हैं? पूरे 50 साल। ध्यान रखना बेटा, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों के 50 साल पूरे हुए इस साल, इसलिए इनका सम्मेलन भी हुआ था। और भारत ने बांग्लादेश के साथ में एक ट्रेंड शुरू किया है, अभी हम बताते हैं आपको, है ना। तो फिर लौट के आ जाओ। CARAT 2020 एक नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। कहां पर हुआ था? बांग्लादेश में। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत बेटा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अपन। क्लियर? अब लौट के आ जाइए इस प्रश्न पर जो हम पीछे पढ़ रहे थे अभी भारत के किस देश के साथ 50 वर्ष पूरे हुए हैं संबंधों के? तो याद रखें, बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, यानी कि 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 1971 का जो युद्ध हुआ था, 1971 का जो युद्ध हुआ था, इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है 2021 में। ये 1971 में बांग्लादेश के प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। भारत ने सहायता की थी बांग्लादेश की, और यहाँ के नेता कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान, या इन्हें बोलते हैं बंगबंधु। इनका एक नाम और है, बंगबंधु। शेख मुजीबुर रहमान, इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ बांग्लादेश। ये फादर ऑफ बांग्लादेश हैं। इनकी सहायता भारत ने की थी और एक नया देश बनाया था बांग्लादेश। यहाँ के ये पहले राष्ट्रपति बने थे। इन्हीं की बेटी है शेख हसीना, जो वर्तमान में यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की अभी प्रधानमंत्री। तो याद रखें कि 1971 से 2021 तक 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और इस अवसर पर भारत ने बांग्लादेश के साथ एक रेल या ट्रेन शुरू किया है। तो याद रखें कि भारत ने किस देश के साथ एक ट्रेन शुरू किया है? तो नाम है बांग्लादेश रेल लिंक सेवा योजना। क्या नाम दिया इसको? रेल लिंक सेवा योजना। इसको नाम दिया है रेल लिंक सेवा योजना। ये 1965 में बंद कर दी थी, अब फिर शुरू कर दी है। 1965 में बंद कर दिया था इसको, फिर शुरू कर दिया है।
ओके, भारत और बांग्लादेश के बीच रेल लिंक योजना शुरू हुई है, चिल्हटी और हल्दीबाड़ी के बीच चलेगी ये ट्रेन बेटा। और याद रखें किस देश के साथ 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो बांग्लादेश, शेख हसीना। चलिए आगे चलें। ये था मालाबार और CARAT 2020 अभ्यास जो भारत और अमेरिका और बांग्लादेश के साथ में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। राफेल, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, राफेल। तो प्रश्न यह है कि राफेल क्या है। राफेल एक लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है। याद रखें कि लड़ाकू विमान या फाइटर प्लेन है जो भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। कहां से खरीदे हैं? फ्रांस से। अभी 3 राफेल भारत पहुंचे हैं और इससे पहले 5 राफेल आ चुके हैं। 5 राफेल भारत आ चुके हैं और अभी 3 आए हैं। तो बताएं कुल कितने हो गए? 8 राफेल भारत पहुंच चुके हैं। ये फ्रांस से भारत ने खरीदे हैं। यानी कि पहला प्रश्न ये कि राफेल क्या है? फाइटर प्लेन है। और किस देश से खरीदे हैं? तो फ्रांस से खरीदे हैं। ठीक है बेटा। हाँ भैया, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, राफेल फाइटर प्लेन है जो हमने भारत कहां से खरीदे थे? फ्रांस से खरीदे थे। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न हम पढ़े थे, उसका सिंपल आंसर जल्दी से आप दीजिए कि HDI इंडेक्स में भारत का नंबर कौन सा है? इसे हम बोलते थे मानव विकास सूचकांक। ये हम पढ़ चुके हैं। मानव विकास सूचकांक में इस वर्ष भारत का नंबर कौन सा था? जल्दी से बोलिए। 2020। जल्दी से बोलिए, आंसर दीजिए कि मानव विकास सूचकांक में भारत का नंबर कौन सा आया था? आंसर नहीं आया बेटा किसी का अभी तक। HDI कंसेप्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देवेंद्र गौर कह रहे हैं 131। आनंद तो बता रहे 3 नंबर आया था। ऐसा ना करो बेटा। नीरज कुमार, राहुल 129 129 बार नहीं है। लक्ष्मण सिंह 131, रूपेंद्र 131। चलिए सही है, 131 नंबर आया था। 131 बार नंबर आया था मानव विकास सूचकांक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ राहुल, 2019 में 129 था, लेकिन 2020 में 131 हो गया था। और सबसे टॉप पे कौन था? फर्स्ट नंबर पर मानव विकास सूचकांक में पहले नंबर पर कौन था? जल्दी बोलिए। फर्स्ट नंबर पर कौन था बेटा? नॉर्वे। जल्दी से आंसर दो। नॉर्वे था। अब तो मैंने बता ही दिया है। कौन सा था बेटा? नॉर्वे था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे, बिल्कुल सही जवाब है, नॉर्वे था। और सबसे लास्ट में था बरुंडी। लास्ट जो था वो बरुंडी देश था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ले रहे हैं। SCO इसे बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। एक ये ग्रुप है। तो प्रश्न ये है कि इसकी इस वर्ष सम्मेलन कहाँ हुआ है? सम्मेलन या इसकी मीटिंग कहाँ हुई है और इसकी अध्यक्षता किसने की है? ये दो प्रश्न जल्दी से बताइए। चलिए ऑप्शंस दे देते हैं। जर्मनी, कजाकिस्तान, ये आपके ऑप्शंस हैं जो मैं दे रहा हूं। भारत या हिंदुस्तान या उज्बेकिस्तान। चलिए और एक और दे देते हैं, रूस। चलिए ऑप्शन तो बेटा 4 ही आते हैं, हम आपको 5 दे रहे हैं कि SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन की इस वर्ष मीटिंग कहाँ हुई है? इस वर्ष मीटिंग कहाँ हुई है? ये संघाई सहयोग संगठन का 20वां सम्मेलन था। कौन सा बेटा? 20 नंबर का। कहां पे हुआ है? जल्दी से आंसर दीजिए, अभी आंसर नहीं आया है। देवेंद्र गौर कह रहे हैं अफगानिस्तान। बेटा अफगानिस्तान तो मेंबर ही नहीं है, SCO का मेंबर नहीं है अफगानिस्तान, तो मेंबर मीटिंग ही कैसे होगी वहां पर? जल्दी से आंसर दो। संघाई, राहुल कह रहे हैं कि कजाकिस्तान में हुई है। राहुल ये गलत आंसर है, कजाकिस्तान नहीं है। प्रशांत कह रहे हैं कि ए मतलब जर्मनी। बेटा जर्मनी मेंबर ही नहीं है। एक प्रश्न और, किस SCO में कितने देश सदस्य हैं? ये दूसरा प्रश्न है, कितने सदस्य देश हैं? दो प्रश्न है कि SCO का मीटिंग इस साल कहां हुआ है और कुल कितने मेंबर हैं? चलो रहने दो, हम बताते हैं। रूस में हुई है। कहां पे हुई है? रूस। और अध्यक्षता की है रूस ने, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं, जो रूस के प्रेसिडेंट हैं अभी, व्लादिमीर पुतिन। तो सिंपल सा प्रश्न हुआ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस वर्ष 20वां सम्मेलन रूस में हुआ, और जहां इसका सम्मेलन होता है वो इसकी अध्यक्षता भी करता है। तो अध्यक्ष कौन हुआ? रशिया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो याद रखें, रूस, राजधानी मॉस्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और करेंसी रूबल। ऐसे भी याद किया करें कि किस देश की राजधानी। कई बार बेटा जोड़ियां बनाने के लिए आता है, देशों के नाम दे देते हैं, राजधानियां दे देते हैं, और फिर आपसे कहते हैं कि जोड़ियां बनाओ। तो बेटा एग्जाम हॉल में जोड़ियां आपको बनानी पड़ेंगी, भगवान जी वहां नहीं बनाएंगे जोड़ियां, है ना। तो याद रखें राजधानी कहां है, करेंसी कहां है। फिर सुनिए, संघाई सहयोग संगठन का जो इस बार मीटिंग हुआ 20 नंबर का, वो रशिया में हुआ। अध्यक्षता भी रशिया ने की और अध्यक्ष थे व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं। हाँ, 2 बार राष्ट्रपति पहले रह चुके हैं, फिर प्रधानमंत्री बने, फिर राष्ट्रपति बने। ब्लैक बेल्ट है व्लादिमीर पुतिन। और जो है
राजधानी कहाँ है रशिया की? मॉस्को। और याद रखें, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है बाय एरिया। क्षेत्रफल में रशिया सबसे बड़ा देश है, राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूबल। ओके, हाँ बता रहे हैं। अब यहां तक आ गए बेटा, अब चलते हैं आगे। अब इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो बेटा वर्तमान में इसमें 8 सदस्य देश हैं। बेटा कितने? 8। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 8 हैं। एससीओ में अब 8 देश मेंबर हो गए हैं। पहले 6 देश मेंबर थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसके नए मेंबर बन गए हैं, इंडिया और पाकिस्तान। चलिए नाम हम सबके बताते हैं। चलिए नाम बताते हैं हम आपको। जर्मनी हटा दो, रूस है। चलिए पूरे लिखते हैं फिर। रूस है, चीन है, 2 हो गए। तीसरा कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, 4 हो गए। पांचवा उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सातवा पाकिस्तान और 8वां भारत। ओके, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। बस कब्रिस्तान नहीं है ना? ओके, तो कुल 8 मेंबर हैं। ये 2 मेंबर सबसे लास्ट में बने हैं, इंडिया और पाकिस्तान। पहले 6 थे, 6 से पहले 5 थे। उज्बेकिस्तान बाद में बना था। पहले 5 थे, फिर 6 हुए और अभी 8 मेंबर हैं एससीओ में, संघाई सहयोग संगठन। बेटा समझ में आ रहा है? कमेंट करते जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो। क्या? हाँ, एससीओ कार्य होता है इन सदस्य देशों के बीच में जो समस्याएं होती हैं उनको हल करना। जितने भी संगठन हैं उनका एक ही चीज है, क्या करना? समस्याओं को हल करना। और आपस में जो समस्याएं होती हैं, व्यापार बढ़ाना है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हर साल मीटिंग करते हैं, हर साल मीटिंग करते हैं। याद रखना, समूह या ग्रुप या संगठन व्यक्ति या देश तभी बनाते हैं जब भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना करता है। कोई भी ग्रुप बनता है, कब बनता है? जब एक व्यक्ति किसी कार्य को पूरा नहीं करता तो मिलकर उस कार्य को करने के लिए संगठन बनाते हैं। और उसका उद्देश्य होता है कि जो भी समस्याएं आए उनको समय समय पर हम बैठकर मीटिंग के द्वारा सॉल्व करें। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं, है ना? चलिए, तो बेटा ये था एससीओ या बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ब्रिक्स, बेटा ये भी एक संगठन है। पी फॉर ब्राजील है, पहली बात तो याद रखें, पी फॉर ब्राजील है, एस फॉर रशिया है, आई फॉर इंडिया है और सी फॉर चाइना है और साउथ फॉर दक्षिण अफ्रीका है। तो याद रखें कि ये है क्या? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 विकासशील देशों का संगठन है। तो क्या हुआ बेटा?
एक सिंपल प्रश्न बना कि ब्रिक्स क्या है, तो 5 विकासशील देशों का संगठन है। बेटा पहले ये केवल रिक था, स्थापना जब इसकी हुई तो ये केवल 3 देश थे, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर क्या हुआ, फिर ये ब्रिक हुआ, इसमें ब्राजील जोड़ा, और फिर ये ब्रिक्स हुआ। क्या हुआ, ये फिर ब्रिक्स हुआ। अभी इसमें इंडोनेशिया को भी शामिल करने की बात चल रही है। अगर ये हो जाएगा तो इसमें 6 देश शामिल हो जाएंगे। अभी 5 विकासशील देशों का संगठन है ब्रिक्स। तो सिंपल प्रश्न हुआ कि ब्रिक्स क्या है, तो आप बताएंगे ये 5 विकासशील देशों का संगठन है। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न शुरू होता है कि इस बार इसकी मीटिंग कहां हुई थी। इस बार इसकी मीटिंग कहां हुई थी, तो आप बताएंगे इसकी मीटिंग भी रूस में हुई थी। कहां पे हुई थी बेटा? रूस में हुई थी, और रूस ने इसकी अध्यक्षता की थी। बेटा इस बार अधिकतर मीटिंग कैसी हुई है? वर्चुअल। कोरोना के कारण मीटिंग्स वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं। तो याद रखें कि इस वर्ष ब्रिक्स की मीटिंग कहां हुई थी? रशिया में हुई थी। ये इसका 12वां सम्मेलन था। ये इसका 12वां सम्मेलन था या 12वां मीटिंग था 2020 का। 2020 में ब्रिक्स की ये 12वां सम्मेलन था। क्लियर बेटा? आगे चलें। अब इस वर्ष 2021 में इसका 13वां सम्मेलन होगा। क्या होगा? 13वां सम्मेलन होगा 2021 में, और इसका जो मेजबानी है वो भारत करेगा। याद रखें कि 2021 में ब्रिक्स की मीटिंग कहां पर होगी? इंडिया में होगी। बेटा समझ में आ रहा है? बताते रहिए। सीता भरतिया बेटा गुड इवनिंग। बेटा गुड इवनिंग। बेटा लेट कहाँ है? हम तो टाइम पे आए थे मनीष जी। चलिए इधर देखिए, इसमें बड़ी अच्छी चीज ये है कि अगर 2020 में मीटिंग रूस में हुई तो अगली मीटिंग इंडिया में होगी, फिर अगली चीन में होगी, फिर अगली साउथ अफ्रीका में होगी। ये इसका साइकिल फिक्स रहता है। फिर ब्राजील में होगी, यानी कि तो पिछला कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। 20 में कहां हुआ? रशिया में हुआ। 21 में इंडिया में होगा, चाइना में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। चूंकि मेंबर देशों में ही मीटिंग होती है तो साइकिल चलती रहती है। तो क्लियर बेटा? ब्रिक्स क्या है? 5 विकासशील देशों का संगठन है। इसका मीटिंग 2020 में रशिया में हुआ था, और अगला मीटिंग भारत में होगा, का 13वां मीटिंग होगा। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बताते रहिए बेटा, कमेंट में बताइए कि समझ में आ रहा है। तो एससीओ पढ़ा और ब्रिक्स पढ़ा। ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं, और जो है एक और पढ़ते हैं G20। हाँ, इसमें जी का मतलब है ग्रुप, तो ध्यान रखें समूह 20 G20। जी का मतलब क्या है बेटा? समूह, ग्रुप। तो पहला प्रश्न यही कि G20 है क्या? तो ध्यान रखें ये दुनिया के विकसित और विकासशील, इसमें दोनों तरह के देश हैं। विकसित भी है, डेवलप्ड भी है, और डेवलप भी है, यानी कि विकसित और विकासशील देशों का संगठन। क्लियर है?
कि G20 क्या है, तो आप बताएंगे ये डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों का संगठन है। बेटा क्लियर है? चलिए 2020 में 2020 में इसका जो सम्मेलन था वो हुआ था सऊदी अरब में। बेटा कहां पे हुआ था? सऊदी अरब। सऊदी अरब में हुआ है। 2020 में इसका जो शिखर सम्मेलन है वो कहां हुआ था? 21 में इटली में होगा और 22 में इंडोनेशिया में होगा। ये भी अनाउंस हो चुके हैं। 2021 में इटली और 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में भारत में होगा। भारत को मेजबानी मिल गई है। भारत को मेजबानी मिली है कि ये 2023 में कराएगा G20 का मीटिंग। प्रश्न बेटा क्लियर है कि G20 क्या है? तो ये डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों का संगठन है। इसका मीटिंग 2020 में सऊदी अरब में हुआ था और 21 में इस वर्ष कहां होगा बेटा? इटली में। और नेक्स्ट ईयर इंडोनेशिया और 23 की मेजबानी भारत को मिली है। अब देखिए थोड़ा सा G20 के बारे में। G20 की स्थापना उस समय हुई थी जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, इकोनॉमिक रिसेशन। तो याद रखें इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। क्यों हुई थी? आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए, इकोनॉमिक रिसेशन को दूर करने के लिए हुई थी। ये इसका उद्देश्य था। एक प्रश्न कि G20 की स्थापना कब हुई और क्यों हुई? G20 में 7 जो है विकसित देश हैं। याद रखें कैसे? 7 क्या है? विकसित देश हैं जिन्हें बोलते हैं G7 ग्रुप। क्या बोलते हैं? G7। G7 दुनिया के सबसे विकसित देशों का संगठन है। इन 7 देशों में आते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, 1 2 3 4 5 6, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। ये 7 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं या डेवलप्ड देश माने जाते हैं। तो G7 तो ये हो गया, तो 7 हो गए, प्लस एक यूरोपीय यूनियन है, प्लस जो शेष है वो विकासशील देश है 75। तो 7 कौन से देश हो गए? विकसित, एक यूरोपीय यूनियन और शेष विकासशील देशों का संगठन, विकासशील देश शामिल है। इसको बोलते हैं G20। ओके, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं कि 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन में 28 देश मेंबर हैं। कितने? 28 देश हैं यूरोपीय यूनियन में। ये यूरोप के देशों का एक गठबंधन है। ये यूरोपीय देशों का एक गठबंधन है, इसको बोलते हैं यूरोपीय यूनियन। तो G20 में यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। बेटा यहां तक कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे अनाउंस किया गया है? महंगा शहर, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। हाँ जल्दी से बोलिए, ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। चलिए, ओके मनीष जी, बहुत बढ़िया। लक्ष्मण कह रहे हैं हांगकांग, बिल्कुल सही जवाब है। सबसे महंगा शहर दुनिया का है हांगकांग। हांगकांग चीन का एक शहर है, ये पहले नंबर पर आया है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार वो है हांगकांग, चाइना। मनीष इजराइल नहीं है। नीरज कह रहे हैं मुंबई। बेटा दुनिया में मुंबई कैसे हो जाएगा, है ना। दूसरा है पेरिस, नंबर 2 पर आया है पेरिस। और तीसरे नंबर पर जो महंगा है उसका नाम है ज्यूरिक। कौन सा बेटा? ज्यूरिक। दुनिया का सबसे जो महंगा शहर है वो है हांगकांग, चाइना। सेकंड नंबर पर पेरिस, फ्रांस की राजधानी। और तीसरा शहर है ज्यूरिक। ज्यूरिक पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड। और ये है फ्रांस की राजधानी। तो याद रखें 2020 ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है हांगकांग। हांगकांग पर अब चीन का अधिकार है। हांगकांग को चीन ने ब्रिटेन से छीन लिया था, याद रखना। हांगकांग पर पहले ब्रिटेन का अधिकार था, लेकिन ब्रिटेन ने लीज पर लिया हुआ था चीन से, लेकिन चीन ने वापस ले लिया हांगकांग को ब्रिटेन से। लीज मतलब पट्टा टाइप का होता है। 99 ईयर के लिए लिया था। जब चीन कमजोर था तब ब्रिटेन ने छीन लिया था हांगकांग को चीन से। अब चीन ताकतवर है तो चीन ने वापस ले लिया। अभी हांगकांग को ले लिया था, उसके बाद मकाऊ को वापस ले लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहां तक दिक्कत नहीं बेटा। अगला प्रश्न बोलते हैं। इस वर्ष ऑस्कर के लिए ऑस्कर अवार्ड, इस वर्ष ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की किस मूवी को, किस फिल्म को ऑस्कर में भेजा जाएगा? भारत की किस फिल्म को ऑस्कर में भेजा जा रहा है? जलीकुट्टू, बहुत बढ़िया। ओके, जलीकुट्टू एक मूवी है, मलयालम मूवी। तो याद रखें जलीकट्टू एक मलयालम मूवी है। जलीकट्टू बेटा क्या है? एक मलयालम मूवी है। मलयालम एक मलयालम मूवी है जिसे ऑस्कर के सेरेमनी में भेजा जा रहा है।
तो याद रखें, इस वर्ष किस भारतीय मूवी को ऑस्कर फेस्टिवल में, मलयालम मूवी जलीकुट्टू है, पिट्टू नहीं है ना? हाँ, नहीं बेटा, स्विट्जरलैंड की कैपिटल ज्यूरिख नहीं है देवेंद्र गौर। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो बर्न है बेटा। क्या है? बर्न। ज्यूरिख कैपिटल नहीं है। ज्यूरिख एक शहर है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख है, जिनेवा है, बट राजधानी की हम बात करेंगे तो वो बर्न है। देवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं कि ज्यूरिख राजधानी नहीं स्विट्जरलैंड की, राजधानी है बर्न। ओके, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? कई बच्चों की आंखें कमजोर होंगी, हो सकता है। चलो, बहुत बढ़िया, आगे चले। तो ऑस्कर के लिए इस बार किस मलयालम मूवी को भारत से भेजा गया है? एक सिंपल प्रश्न है कि ऑस्कर सेरेमनी के लिए, ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय या किस मलयालम मूवी को भारत से भेजा गया है? तो नाम आएगा जलीकट्टू। क्या आएगा? जलीकट्टू। एक प्रश्न और सुन लीजिए कि जलीकट्टू क्या है वैसे फिल्म के अलावा। जलीकट्टू तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है। तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य का, यहाँ पर एनिमल्स को आपस में लड़ाते हैं, इसको बोलते हैं जलीकट्टू। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार बैन लगाया था, लेकिन इस बार मना कर दिया था और ये कहा था ये धार्मिक त्योहार है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे स्पेन में होता है बुल फाइटिंग, स्पेन में क्या होता है? सांड युद्ध। ऐसे ही तमिलनाडु में एनिमल्स को लड़ाते हैं, उसे बोलते हैं जलीकट्टू। और इसी पर भी मलयालम मूवी बनी है जिसे ऑस्कर के लिए भेजा गया है। क्लियर? तो जलीकट्टू किस राज्य का फेस्टिवल है? तो तमिलनाडु का है। आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल प्रश्न, अभी तक भारत की किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है? एक सिंपल प्रश्न है कि भारत की किस फिल्म को ऑस्कर मिला है? ऑस्कर अवार्ड अभी तक किस भारतीय मूवी को मिला है? जल्दी से बताइए। अभी हाँ बेटा, बिट्टू एक शॉर्ट फिल्म है लेकिन मलयालम फिल्म नहीं है। मलयालम कैटेगरी से जलीकट्टू भेजी गई थी। बर्फी बर्फी तो बहुत पहले की बात है बेटा। हाँ बेटा, क्लियर। स्लम डॉग, लोग बच्चे बता रहे हैं तो ध्यान रखें, अभी तक किसी भारतीय मूवी को ऑस्कर नहीं मिला है। किसी भारतीय मूवी को ऑस्कर नहीं मिला है। किसी भारतीय फिल्म को नहीं मिला ऑस्कर, याद रखना। हाँ, भारतीय लोगों को ऑस्कर मिला है, बट वो विदेशी मूवी के लिए मिला था, भारतीय मूवी के लिए नहीं मिला किसी को। गांधी मूवी भारत की नहीं थी, नहीं थी। ओके, विदेशी लोगों ने भारत में मूवी बनाई और ऑस्कर जीते। इस्लाम डॉग को मिले 8 ऑस्कर, बट वो मूवी भारत की नहीं थी। गांधी को मिले, गांधी भारतीय मूवी नहीं थी। चलिए, किसी भी भारतीय मूवी को ऑस्कर नहीं मिला है। हाँ, पहली भारतीय मूवी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, पहली भारतीय पिक्चर जो ऑस्कर के लिए भेजी गई और अंतिम 5 में शामिल हुई थी। अंतिम
5 में शामिल हुई थी वो थी मदर इंडिया। याद रखें, मदर इंडिया मतलब महबूब खान ने बनाई थी। महबूब खान की मदर इंडिया पहली भारतीय मूवी थी जो ऑस्कर में अंतिम 5 फिल्मों में शामिल हो गई थी, बट ऑस्कर मिला नहीं था। ऑस्कर मिला नहीं था, अंतिम 5 में शामिल हुई। क्लियर? तो सिंपल सा प्रश्न है कि अभी तक किसी भारतीय मूवी को ऑस्कर नहीं मिला, और पहली भारतीय मूवी जो शामिल हुई अंतिम 5 में मदर इंडिया थी। डायरेक्टर कौन था? महबूब खान। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड पाने वाला पहला भारत का आदमी कौन था? अगला प्रश्न है कि ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। भानु अथैया। रखना, भानु अथैया ये पहली महिला थी। एक गांधी मूवी के लिए 1982 में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर प्राप्त हुआ था, बट गांधी मूवी भारतीय नहीं थी, है ना। और इसमें का किरदार बेन किंग्सले ने निभाया था। याद रखें, एक व्यक्ति है बेन किंग्सले। ओके, तो याद रखें पहली भारतीय व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर मिला था चलिए, अभी तक किसी भारतीय मूवी, हाँ हम हर बार यहां से भेजते हैं और वो वहां से वापस कर देते हैं। ये परंपरा लगातार कायम है। हम यहां से भेजते हैं, वो वहां से वापस कर देते हैं, बट भेजते हर बार हैं हम, है ना। चलिए, इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड अल्लाह रखा रहमान ए.आर. रहमान को मिला है जय हो के लिए, गुलजार साहब को मिला है, रसूल पुकुट्टी को मिला है। तो किन किन लोगों को ऑस्कर मिला है मैं नाम लिख रहा हूं उनको, कौन से भारतीय हैं। एक तो भानु अथैया हैं, एक है गुलजार साहब, तीसरे ए.आर. रहमान, अल्लाह रखा रहमान, सुना होगा आपने जय हो, बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, सिंगर नहीं है। और 4 है रसूल पुकुट्टी। लोगों को प्राप्त हुआ है ऑस्कर प्राइज। भानु अथैया, गुलजार साहब, ए.आर. रहमान, रसूल पुकुट्टी, इन तीनों लोगों को इस्लाम डॉग मिलेनियर नाम सुना होगा आपने, इसके लिए मिला था। ये मूवी भारत की नहीं थी, ये मूवी भारत की नहीं थी, हॉलीवुड मूवी थी। हाँ, बनी भारत में थी। देखिए, इस्लाम डॉग मूवी बनी भारत में किस नॉवल पर डिपेंड थी? क्वेश्चन एंड आंसर। विकास स्वरूप, एक भारतीय राइटर है विकास स्वरूप, जो भारतीय विदेश सेवा में अभी भारत की विदेश सेवा में है विकास स्वरूप। इनका नॉवेल था क्वेश्चन एंड आंसर, इस पर बनी थी स्लमडॉग ऑफ मिलियनेयर। अभिनेता कौन थे? अनिल कपूर, भारतीय हैं। गुलजार साहब राइटर हैं, भारतीय हैं। और बैकग्राउंड म्यूजिक ए.आर. रहमान ने दिया था, ये भी भारतीय हैं। प्लेबैक सिंगर रसूल पुकुट्टी थे, ये भी भारतीय थे। बट मूवी विदेशी थी। इस मूवी को कुल 8 ऑस्कर मिले थे, बट मूवी भारतीय नहीं थी, बनी भारत में थी, है ना, सब भारत का था, बट डायरेक्टर विदेशी था, तो मूवी विदेशी हो गई। आगे बढ़ते हैं।
एक प्रश्न और है कि अभी तक सबसे ज्यादा ऑस्कर किस पिक्चर को मिले हैं। एक सिंपल सा प्रश्न है कि अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा ऑस्कर प्राप्त करने वाली मूवी कौन सी है? टाइटैनिक, 12 ऑस्कर मिले थे। और एक और है लॉर्ड्स ऑफ रिंग। याद रखें, ये दो मूवी हैं जिन्हें 11-11 ऑस्कर मिले हैं। इससे ज्यादा ऑस्कर अभी तक कोई मूवी प्राप्त नहीं कर पाई है। तो सिंपल प्रश्न है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड किस किन पिक्चरों ने जीते हैं? तो दो हैं, एक टाइटैनिक 11 और लॉर्ड ऑफ रिंग, इसने भी 11 ऑस्कर जीते थे। हाँ, कैटेगरी में होता है डिसाइड। रॉक्स किंग गेमिंग कह रहे हैं टाइटैनिक, बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपको। चलिए, तो भैया आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, समय समाप्त हो गया है। सभी बच्चों को करंट समझ में आ रहा होगा, ऐसी हमारी आशा है। और पढ़ते रहे करंट अफेयर्स का बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रोल लगातार बढ़ रहा है। अभी 2 दिन पहले आईबी का एग्जाम हुआ था जिसमें करंट बहुत शानदार तरीके से पूछा गया है। तो आप भी करंट पर ध्यान दें और अपना ख्याल रखें। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर।